सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हाँ, तो देखिए, द ओल्ड पेंशन स्कीम बर्डन ऑन द पुअर। अब इसके बारे में एक एडिटोरियल आया हुआ था द हिंदू में एडिटोरियल आया हुआ था, उसी को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है, पेंशन क्या होता है और न्यू पेंशन स्कीम क्या होती है। इसके जो पॉलिटिक्स हो रही है इस पे, ठीक है, वो पॉलिटिक्स क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो जानेंगे। ठीक है, ये कौन से सिलेबस से संबंधित है? जीएस टू में गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि सरकारी नीतियां। ठीक है, सरकारी नीतियां। ठीक है, और जीएस थ्री में एक पोर्शन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास। तो ये सिलेबस से आपके संबंधित है। ये जो पेंशन स्कीम है, जीएस2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां, और जीएस3 में एक टॉपिक है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। इससे क्या नाम, ये एडिटोरियल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम लोग पहले पढ़ते हैं कि पेंशन क्या होता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि पेंशन क्या होता है और भारत में पेंशन की शुरुआत कब से हुई। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, जब हिस्ट्री जान लेंगे ज्यादा बेटर समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले समझते हैं कि पेंशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पेंशन क्या होती है वो सबसे पहले समझते हैं। आज क्या समझना है, पेंशन क्या है, उसके बाद समझना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, इंडिया में कब ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसका इतिहास क्या है। उसके बाद जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है। ठीक है, जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, सरकारी एम्प्लॉइज को मिलती थी, वो क्या था, उसको हटाया क्यों गया, उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे इसमें कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी इसमें, मतलब समस्याएं क्या थी। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, समस्याएं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम क्या थी। ठीक है, नई पेंशन स्कीम योजना 2004 से लागू हुई, तो वो क्या थी, उसमें नए नए प्रोविजंस क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं वो देखेंगे, इसमें प्रोविजंस क्या है वो देखेंगे, कब लागू हुआ था वो देखेंगे। ठीक है, और अभी जो कई सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, वापस से फिर से ओपीएस लागू कर रहे हैं, तो वो क्यों लागू कर रहे हैं उसको देखेंगे, थोड़ा सा रीजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्री का क्वेश्चन देखेंगे, फिर मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोफार्मा रहने वाला है क्लास का आज। पहले पढ़ेंगे पेंशन है क्या, उसके बाद उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास में कब आया, उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, उसमें क्या, स्कीम में क्या था, क्या उसमें दिया, सरकारी एम्प्लॉइज को क्या दिया जाता था। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो देखेंगे, फिर एनपीएस क्या है वो देखेंगे, न्यू पेंशन स्कीम मतलब नई पेंशन जो योजना लागू हुई है पूरे देश में, उसमें क्या देखेंगे, उसमें क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, सरकार को क्या फायदे हैं, लोगों को क्या फायदे हैं वो देखेंगे, ओपीएस फिर से क्यों लोग लागू कर रहे हैं वो देखेंगे, प्री और मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो सरकारी जो लोग होते हैं, सरकारी जो जॉब करते हैं, अगर सोचिए 30 साल 40 साल वो नौकरी करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, फिर से समाज में जा रहे हैं। तो 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई कि इनके पास पैसा है, सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद अचानक से क्या हुआ, 60 साल में रिटायर हो गए। 60 साल रिटायर होने के बाद क्या होगा, ये ओल्ड एज में हो जा रहे हैं, ओल्ड एज हो यानी कि वृद्ध हो जा रहे हैं। ठीक है, वहां वृद्ध हो जा रहे हैं। तो अगर इनके जो आगे की जो जिंदगी है, 60 साल के बाद कितने साल तक जिएंगे, 20-25 साल 30 साल जो भी जिंदगी है, उसके लिए इनको पैसे से लेके कोई भी समस्या ना हो, इसीलिए सरकार ने, मतलब सोशल सिक्योरिटी जो बोलते हैं, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, वो सब इनको मिलती रहे। इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं या फिर प्राइवेट में भी अब तो होने लगा है, तो उनको क्या मिलता है, एक सामाजिक सुरक्षा के तौर पे सरकार उनपे कुछ कंट्रीब्यूट करती है कि उनकी सैलरी का इतना % आपको रिटायर होने के बाद हर महीने मिलता रहेगा। ठीक है, पेंशन के रूप में, यानी कि पैसा सैलरी के रूप में। ठीक है,
अब ये जो पेंशन होती है वो सैलरी का काफी कम होता है। सैलरी का जो आपकी जो सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो कम होती है, ठीक है, उससे काफी कम होती है। ठीक, तो पेंशन बेसिक यही है कि सरकारें क्या करती हैं, जो भी सरकारी एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, मतलब उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि पैसे से बेनिफिट यानी कि उनको पैसे से मदद करती रहती है, जिससे कि उनका आने वाला 20-30 साल 20-25 साल जो भी वो जिंदा रहेंगे वो आराम से लाइफ गुजार सके, जिंदगी गुजार सके, किसी और के भरोसे पे ना बैठे। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले कि ये इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कब लाया गया था। ठीक है, इसका इतिहास क्या है, इसका इतिहास क्या है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1857 की क्रांति पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 की रेवोल्यूशन जो थी, क्रांति। ठीक है, उसमें क्या हुआ था 1857 की क्रांति में, जो हमारे क्या नाम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और ये मंगल पांडे, इन लोगों ने क्या किया था, उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एक रिवोल्ट किया था। ठीक है, रिवोल्ट मतलब उसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1857 की क्रांति में बहुत सारे जो इंडियन जो सोल्जर्स थे, भारतीय जो सैनिक थे, वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ वो लोग लड़े थे। ठीक है, मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, दिल्ली में, बहुत सारी जगह। तो इसको बहुत बड़ा रिवोल्ट बोला जाता था, मतलब विद्रोह। ठीक है, तो विद्रोह के बाद इनको अंग्रेजों ने क्योंकि उसको दबा दिया था, उनका विद्रोह बहुत बुरी तरीके से, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था, तात्या टोपे को जेल भेज दिया गया। ठीक है, और भी क्या नाम, ये बहादुर शाह जफर को जेल भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, म्यांमार। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हुई। तो जब ये लड़ाई जब विद्रोह था, इसको अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक कुचलने के बाद उन्होंने इस विद्रोह को थोड़ा सा एनालाइज किया। एनालाइज मतलब कि ये समझने की कोशिश की कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे प्रशासन में ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ रहा है, इस तरीके का विद्रोह झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि उसमें एक कुछ बेसिक पहले रीजन थे, ये थे कि जो उसमें धर्म का क्या नाम, उसमें ये बताया गया कुछ लोगों को कि जो ये कारतूस यूज की जाती थी, वो क्यों यूज की जाती थी कि गाय, उसमें कहते थे गाय का चर्बी है, उसको चर्बी मतलब मांस है, उसको खाना पड़ता है, तो इसके तब उसके बाद कारतूस चलती है। तो हिंदुओं के लिए क्या होता है, पवित्र होती है गायें। तो इसके लिए एक कारण ये भी था। दूसरा कारण ये था कि जितने भी हिंदू या इंडियन सोल्जर्स जो उस टाइम के थे, इंडियन सोल्जर्स, हिंदू कहना ठीक नहीं है, जो भी भारतीय सोल्जर्स थे, भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको सूबेदार रैंक के बाद ऊपर प्रमोट नहीं किया जाता था। ठीक है, वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कहां तक जाते थे, सूबेदार रैंक तक, उसके ऊपर वो लोग जा नहीं सकते थे। ठीक है, और क्या होता था, जितने ब्रिटिश सैनिक थे उनके बराबर के रैंक के, मतलब मान लीजिए कोई सैनिक है, ब्रिटिश सैनिक भी है, इंडियन सैनिक, लेकिन ब्रिटिश वालों को ज्यादा पैसा मिलता था, इंडिया वालों को कम पैसा मिलता था। ठीक है, इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो कई सारी प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से क्या हुआ था, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से क्या नाम, विद्रोह हुआ था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या सोचा कि क्यों ना जितने भी ये एम्प्लॉई हैं, जितने भी हमारे सैनिक हैं, इनको एक नया सगुफा दिया जाए। इनको क्या क्या दिया जाए, कहा जाए कि अगर आप रिटायर हो जाएंगे, आप सूबेदार 20 साल 10 साल नौकरी करने के बाद हमारे यहाँ रिटायर हो जाएंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको पेंशन देंगे। ठीक है, पेंशन देंगे। तो पेंशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में वहां से आया। ठीक है, पेंशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, 1857 की क्रांति के बाद से। ठीक है, तो एक एक्ट पारित हुआ, इंडियन पेंशन एक्ट, इंडियन पेंशन एक्ट 1871। ठीक है, भारतीय पेंशन कानून 1871, भारतीय पेंशन कानून 1871। ठीक है, 1871। अब बाद में फिर यही कानून क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो भारत सरकार जो एक्ट आया था, क्या नाम, कानून आया था 1919, उसमें भी यही चीजें कंटिन्यू रही। ठीक है,
कंटिन्यू मतलब जो सरकारी सरकारी कर्मचारी थे, जो आर्मी में थे और भी कहीं काम कर रहे थे, उनको क्या नाम दिया जाने लगा इसमें। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं जो हमारा भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो जितने भी अंग्रेजों के जो भी कानून थे पहले के, उन्हीं का कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्शन है, मतलब उन्हीं को कहीं ना कहीं इंडिया इसमें डाला गया है। जैसे जैसे 1947 में हमारा कानून बना, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 जो था, 1935 जो था, भारत सरकार एक्ट 1935, उसके कम से कम बहुत सारे आर्टिकल्स अपने संविधान में डाले गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो पेंशन का प्राविधान था, उसी प्राविधान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंटिन्यू किया गया था, 1935 में। और 1935 वाला जो एक्ट था वो क्या हुआ, एज इट इज, मतलब एज इट इज नहीं, कुछ चीजें उसमें चेंज करके, कुछ चीजें चेंज करके, वो चीजें क्या चेंज गई, आप लोग पॉलिटी की क्लासेस में सबसे पहला चैप्टर यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब जो एक्ट है तो उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उस चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो पेंशन का प्राविधान था, उसी प्राविधान को इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब उस समय की जो संविधान सभा थी, उसने 1947 में एज इट इज अपने यहां शामिल कर लिया। ठीक है, अब वो क्या है, अब वही उसी को बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था। तो अब पहले समझते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या है, उसके प्रावधान क्या क्या थे, उसमें समस्याएं क्या क्या थी, जिसकी वजह से सरकारों को नई पेंशन स्कीम पे शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, तभी आप लोगों को बैकग्राउंड क्लियर होगा पूरी तरीके से कि पेंशन, पहले हमने समझ लिया पेंशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अब समझते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ठीक, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब पहले ये समझिए आप, ओल्ड पेंशन स्कीम किसको मिलती है। तो सबसे पहले ये समझिए, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब केवल सरकारी कर्मचारी, केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती थी, केवल सरकारी कर्मचारी। ठीक है, केवल सरकारी कर्मचारियों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, उन्हीं को मिलती थी, केवल सरकारी कर्मचारी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि जब मैं एनपीएस पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद वाला जो टॉपिक है न्यू पेंशन स्कीम, उसके बारे में देखेंगे कि क्या है उसमें ऐसा क्या था। ठीक है, अब ये आर्टिकल मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोग देखिए यहां पे एक एडिटोरियल आया हुआ था, ओल्ड पेंशन स्कीम एज अ बर्डन ऑन द पुअर। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम एज अ बर्डन ऑन द पुअर, एक गरीबों पे एक बर्डन है। तो इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा क्या लिखा है। ठीक है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, अब ओल्ड पेंशन स्कीम में पहला तो ये हो गया केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था। अब इसमें प्राविधान क्या था, प्राविधान ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पहले समझ लेते हैं कि हमारी जो सैलरी होती है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी होती है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे सैलरी होती है, जो वेतन होता है, वेतन, जो वेतन होता है उसमें क्या क्या ऐड होता है, सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक होता है बेसिक पे, बेसिक पे। ठीक है, दूसरा होता है डीए। ठीक है, तीसरा होता है टीए, एक होता है एचआरए, एक होता है मेडिकल। बताता हूं क्या क्या है। बेसिक पे, बेसिक पे मतलब आप लोग जैसे किसी भी नौकरी की तैयारी करते होंगे, एसएससी की, आईएएस की, पीसीएस की, उसमें बेसिक पे लिखा रहता है ना, कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसमें लिखा रहता है बेसिक पे 2800, बेसिक पे 4200 ग्रेड पे। ठीक है, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। ठीक है, 15600 ग्रेड पे, 5600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे। तो वही होता है बेसिक पे। तो मान लीजिए बेसिक पे आपकी क्या है, कोई भी जैसे आईएएस पीसीएस के लिए क्या है, बेसिक पे होता है क्या नाम, 15600, ये से लेके 39000 तक। ठीक है, 39000। ठीक है, तो इसका मानते हैं 39000 मानते हैं। ठीक, अब उसमें क्या लगता है, उसमें और चीजें क्या ऐड होती हैं, डीए। डीए मतलब डियरनेंस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। अब वो लिख भी देता हूं मैं। ठीक है, उसमें लिख भी देता हूं क्या है ये। उसमें क्या है, डीए मतलब महंगाई भत्ता। समझ लीजिए, आज ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढंग से समझ लीजिए क्या है। महंगाई भत्ता लगता है, मतलब
क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी अभी क्या नाम 5 रुपए में चाय मिल रही, 10 रुपए में चाय मिल रही है ना, इसके 5 साल पहले 10 साल पहले यही चाय आप लोग कहीं पीने जाइए तो 5 रुपए में मिलती थी। ठीक है, अब आज के 10 साल बाद ये चाय कितने मिलेगी, 20 रुपए 25 रुपए मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस समय दूध का दाम बढ़ जाएगा, चीनी का दाम बढ़ जाएगा, चाय पत्ती का दाम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो महंगाई है वो दर साल बढ़ती जाती है। इसीलिए सरकार जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो पेंशन क्या की जाती है, रिवाइज की जाती है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाया जाता है। उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है महंगाई भत्ता, कि महंगाई कितनी परसेंट बढ़ गई है उसी के हिसाब से आपको महंगाई भत्ता दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो डीए होता है, डिएंडेंस अलाउंस, वो साल भर में एक साल में दो बार बदला जाता है। एक साल में एक बार जनवरी में, एक बार जनवरी में, ठीक है, एक बार जुलाई में। ठीक है, साल भर में 2 बार बदला जाता है, महंगाई भत्ता बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जो महंगाई होती है हर साल दर साल बढ़ती जाती है। पिछले साल कुछ और महंगाई होगी, इस साल कुछ और महंगाई होगी। तो ये क्या होता है, हर साल 2 बार डिक्लेयर किया जाता है, एक साल जनवरी में, दूसरी साल जुलाई में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा सा मजेदार भी टॉपिक है, आप लोग समझेंगे भी सैलरी कैसे मिलती है, ठीक है, पेंशन का क्या सिस्टम है। तो ये सब बहसों में आती रहती है, तो आप लोगों के लिए बहस में भी काम आएगा अगर आप लोग के पास पॉइंट्स रहेगा, उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझे रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि महंगाई क्या बात 2 बार डिक्लेयर होती है, एक तो जनवरी फिर दूसरा जुलाई। तो इसमें दूसरा कंपोनेंट क्या जुड़ता है, पहला तो बेसिक पे हो गया। बेसिक पे मतलब किसी भी जिस पे आप एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप बी के लिए एंट्री करते हैं तो वहां से 4200 ग्रेड पे होगा, मतलब वहां का जो वो होगा पे होगा 32,000 34,000 स्टार्टिंग होगी। ठीक है, उसमें बाकी चीजें लगती जाएंगी। जैसे आप ग्रुप ए के लिए 4800 ग्रेड पे के लिए लगे तो वहां पे 40,000 बेसिक होगी। ठीक है, 40,000 या 34,000 जो भी। अब आईएएस पीसीएस के लिए तो 39,000 बेसिक होती है वैसे कहा जाता है, लेकिन 5400 ग्रेड पे मतलब ये 50,000 के आसपास इसका बेसिक पे होती है। ठीक है, तो वो बेसिक पे क्या नाम हर ग्रेड के हिसाब से बदलता रहता है, ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है, किस में, वो ग्रेड के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट इसमें ऐड होता है डीए मतलब महंगाई भत्ता। फिर ऐड होता है टीए, टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, मतलब आपका जो क्या नाम ये आने जाने का खर्चा है, टीए। मान लीजिए आपकी जो जॉब है, आपकी जो नौकरी है वो ट्रेवलिंग वाली नौकरी है। ठीक है, आपको ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, वहां का रुकने का खर्चा, वहां का खाने पीने का खर्चा, आपको क्या करेंगे, आप एक स्लिप में लिख के अपने डिपार्टमेंट को देंगे, वो क्या करेगा, आपका टीए, आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, मतलब आने जाने का जो खर्चा है, उसको आपको सरकार की तरफ से देता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी जॉब क्या है, थोड़ा सा ट्रेवलिंग वाली है, या फिर ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दूसरा ऐड होता है टीए। अब मतलब पहला क्या ऐड हो गया, बेसिक पे, बेसिक पे। दूसरा ऐड हो गया डीए मतलब ये क्या नाम महंगाई भत्ता। तीसरा ऐड हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस। चौथा ऐड हो गया एचआरए। क्या है एचआरए? मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस, मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब घर का खर्चा, घर का किराया, घर का किराया। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप क्या होता है, वहीं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में तो जॉब लगती नहीं है, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब लगती है, तो वहां पे आप जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे जाएंगे तो आप कमरा किराए पे लेके रहेंगे, तो उस कमरे का किराया क्या है, सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हाउसिंग रेंट अलाउंस। अब ये जो हाउसिंग एचआरए है वो बदलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक टीयर 1 सिटी है। टीयर 1 सिटी मतलब जिसको बोलते हैं मेट्रो सिटी, यानी कि बड़े महानगर। ठीक है, महानगर। ठीक है, महानगर। फिर इसके बाद है एक टीयर 2 सिटी, टीयर 2 सिटी जो इससे थोड़ा सा कम है, जहां पे थोड़ा इससे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, वहां उसके बाद टीयर 3 सिटी, टीयर 3 सिटी मतलब जो और थोड़ा सा कम वहां पे सुविधाएं हैं, वहां पे महंगाई कम है। ठीक है, तो इन कैटेगरी के हिसाब से क्या होता है, ये एचआरए डिसाइड होता है। जैसे आप दिल्ली मुंबई बड़े महानगरों में रहेंगे, यहाँ महंगाई ज्यादा है, यहाँ रेंट ज्यादा है क्या नाम कमरे का, तो वहां ज्यादा पैसा मिलेगा। और थोड़ा सा छोटी सिटीज में जाएंगे कि क्या नाम, जैसे इलाहाबाद या कानपुर, छोटी सिटीज में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा कम पैसा लगेगा,
उसको टीयर 2 सिटीज बोल देंगे। टीयर 3 सिटीज मतलब जैसे और सुदूर के इलाके, आप अपने अपने आसपास का जो भी शहर होंगे उनको उसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन टीयर के हिसाब से एचआरए बदलता रहता है, ठीक। अब इसमें पांचवा चीज क्या लगता है, पांचवा चीज मेडिकल, यानी कि आपकी जो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार क्या करती है, हर महीने आपकी पोस्ट के अनुसार, हर महीने आपकी पोस्ट के अनुसार आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर आपका क्या बनता है, वेतन बनता है, ठीक है। वेतन बनता है, कैसे बनता है, मान लीजिए ये सब मिला के, मान लीजिए आपकी बेसिक है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए। इसमें आपको डीए मिला, डीए मतलब महंगाई भत्ता मिला, वो कितना मिलता है, इसका 8% मिलता है। कहीं कहीं जो महंगाई भत्ता है वो होता है, वो राज्य के राज्यों बदलता रहता है, किसी राज्य में कुछ और है, किसी राज्य में कुछ और है, क्योंकि जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं, वो राज्यों को होते हैं, राज्यों को डिसाइड करना होता है कितना दें या कितना नहीं। तो बेसिक मान के चलते हैं, ये डीए जो मिलता है, डीए मिलता है, ये बेसिक का 8% मिलता है, ठीक है, 8%। तो 25,000 का 8% कितना हो गया, 25 अट्ठे 200, 2,000 रुपए के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगता है, टीए। अगर आपकी जॉब कहीं कहीं ट्रेवलिंग का काम है तो आप जो भी पैसा देंगे तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एचआरए मिलता है, एचआरए मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस, इसमें मान लीजिए मिलता है 2,000 रुपए या 2,500 रुपए, 3,000 रुपए के आसपास इसमें मिलता है, ठीक। तो वो मान लीजिए 3,000 जोड़ लिया हमने। उसके बाद क्या मिलता है, मेडिकल, मेडिकल मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो उसमें मान लीजिए मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ, ठीक। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000, 25,000 प्लस 2,000 डीए प्लस 3,000 ये, ठीक है, प्लस 2,000 ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ टीए है आपका, मान लीजिए 1,000 रुपए का टीए, तो वहां 1,000 रुपए जोड़ दीजिए, ठीक है। ये टोटल मिला के सैलरी बनती है 25 2 27 3 30 2 32 1 33,000 रुपए सैलरी, क्या ये नेट बनती है, ये आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, ठीक है। ये सैलरी मिलती, ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है किसी भी सरकारी कर्मचारी का, ठीक है, ये होता है। अब हमको ये क्यों समझना जरूरी था, अगर ये नहीं समझेंगे तो मतलब हम ओल्ड पेंशन स्कीम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, उसमें क्या प्रावधान थे। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार बता देंगे सभी जो लोग मुझे ऐप पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है सभी को, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। नीतीश जी यूट्यूब पे सही आवाज आ रही, वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। यहां पे सभी को क्लियर है, जो लोग मुझे ओजांग जीएस एनसीईआरटी पे देख रहे हैं, ओजांग सर लाइव पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर, यहां तक क्लियर है ना सभी को। चलिए अब आगे बताते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब अंतिम जो सैलरी है आपके रिटायर होने तक, अंतिम अंतिम वेतन जो है वो आपके रिटायर होने पर, ठीक है, आपके रिटायर होने पर आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका जो बेसिक होगा, उसका जो बेसिक होगा ना, अब बताता हूं क्या है, उसका जो बेसिक होगा उसका हाफ क्या मिलता है, पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब बताता हूं क्या है, थोड़ा डिटेल से सुनिए पहले। मतलब क्या हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम में, कि मान लीजिए आप क्लर्क के पोस्ट पे सरकारी कर्मचारी बने, ठीक है, या फिर आईएएस बन गए, ठीक है, आईएएस की पोस्ट से आप बने। अब आईएएस बनेंगे तो उसकी मान लीजिए बेसिक पे थी, आपकी सैलरी थी 70,000 रुपए या 80,000 रुपए, ठीक है, 80,000 रुपए। लेकिन आप रिटायर हुए कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे, या फिर कोई बड़े डीजीपी या फिर कोई सेक्रेटरी तौर पे रिटायर हो गए, आप 30 साल, आप जो भी आपकी नौकरी थी, 30 साल 32 साल 27 साल 25 साल जो भी नौकरी थी, आप रिटायर हो गए। अब आपकी जो अंतिम सैलरी है वो है मान लीजिए 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, 3 लाख रुपए सैलरी। अब इसका मान लीजिए बेसिक था, इसका बेसिक सैलरी थी, इसकी बेसिक थी कि 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इसकी बेसिक थी, इसमें बाकी चीजें ऐड होके
वही डीए टीए एचआरए ऐड होके 3 लाख रुपए बन गई, ठीक है। या इसको 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख, 2 लाख आपकी बेसिक थी, ठीक है, उसमें बाकी चीजें ऐड होके वो 3 लाख हो गई, ठीक। तो 2 लाख बेसिक पे क्या करता है, जो पेंशन मिलती है, जो उस टाइम पे ओल्ड पेंशन स्कीम में 2 लाख पे 2 लाख का आधा, 2 लाख का आधा वो क्या हो गया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। 1 लाख रुपए आपको क्या होता है हर महीने, हर महीने पर मंथ आपको मिलता जाएगा। क्या मिलेगा, पेंशन। ये मैं समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूं, कोई इतना पैसा मिलता नहीं है पेंशन में, ठीक है, मैं तो बस समझाने के लिए। मैंने क्या कहा कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन आप रिटायर हुए कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे, तो आपकी अंतिम सैलरी थी 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए में बेसिक जितना था 2 लाख रुपए, बाकी चीजें जो डीए एचआरए जो मिला के वो आपकी 3 लाख रुपए हुई थी। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इससे जो पुरानी वाली पेंशन व्यवस्था थी, उसमें क्या कहा गया कि 60 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो अंतिम जो सैलरी थी उसका जो बेसिक होगा, बेसिक का आधा, मतलब 2 लाख रुपए आपका बेसिक था, उसका आधा, 2 लाख का आधा कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपको पर मंथ पेंशन मिलेगी, पर मंथ पेंशन मिलेगी। अब इसको देगा कौन, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मतलब केंद्र सरकार के एम्प्लॉई हैं, तो आपको केंद्र सरकार देगी। अगर आप राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं तो आपको राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए सरकार अपनी फंड से आपको देती रहेगी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डीए भी मिलता जाता है। डीए मतलब थोड़ा सा और भी चीजें, महंगाई भत्ता, क्योंकि जो पेंशन हो सकती है वो हो सकता है मान लीजिए फिक्स आपको दिया जाए, तो क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पेंशन भी ऐड किया जाता है बाद में, ठीक। अब क्या हुआ, तो इसमें बेसिक थोड़ा सा ध्यान समझिए। अब क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि 60 सालों बाद जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका क्या का नाम, उनका बर्डन अपने सर पे ले रही है, बर्डन, ठीक है। बर्डन उनका, यानी कि उनका जो सैलरी है, उनका जो जीने का वो है पेंशन है, वो सब सरकारी खर्चों पे हो रहा है, ठीक है। सरकार ही उसको बियर कर रही है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो फंड है, जो पैसा है, वो सरकारी खजाने में तो लिमिटेड पैसा है। सरकारी खजाना मान लीजिए ये है सरकारी खजाना, उसमें तो लिमिटेड पैसा है। उसको क्या क्या काम करना है थोड़ा देखिए। उसको लोगों की पेंशन भी देनी है, लोगों की सैलरी भी देनी है, ठीक है। डेवलपमेंट काम भी, विकास के काम भी करवाने हैं, ठीक है। और विधवा पेंशन भी देनी है, ठीक है। किसानों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो उसने लोन ले रखा है उसका ब्याज भी देना है उसको, ठीक है। ये सरकार का बेसिक होता है ना। सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपया है, तो उसमें कुछ रुपया उसके जो एम्प्लॉई है उनको पेंशन भी देना है, उसके जो एम्प्लॉई अभी काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी, उनको वेतन भी देना है, ठीक है। और उनको क्या करना है, उनको विकास के काम के लिए भी पैसा देना है, सड़कें बनवानी, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाने हैं, ठीक है। नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, नए नए इनोवेशन लेके आना है, लोगों को नौकरियां भी देनी है, ठीक है। ये सब फ्लाईओवर बनवाने हैं, जितने भी तरीके के काम होते हैं विकास के वो भी करवाने हैं। उसी पैसे में से क्या करवाना है, किसानों को भी पैसा देना है, ठीक है। उसी पैसे में से क्या करना है, जो जितने भी विधवाएं हैं सरकार की, जितने भी क्या नाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब जो सरकार से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, उनको हर महीने 500 रुपए 1000 रुपए वो भी देना है उनको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उनको सरकारों ने क्या किया, लोन भी लिया हुआ है बहुत सारे, बिना लोन के पैसा नहीं चलता, ठीक है। तो लोन का क्या नाम मूलधन भी चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है। वो कहां से देना है, जो सरकार के पास खजाना होता है वहीं से देना है। उसके बाद उसमें सबसे इंपॉर्टेंट करप्शन भी करना है, भ्रष्टाचार भी करना है नेताओं को, मंत्रियों को, आईएएस पीसीएस को, ठीक है, ये भी करना होता है। तो जब ये इतना सब काम होता है सरकारों के पास, तो क्या होता है, तो अगर आप मान के समझिए कि क्या नाम किसी भी एम्प्लॉय के पास, किसी भी स्टेट सरकार के, राज्य सरकार के पास खूब एम्प्लॉय होते हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो एक डेटा के अनुसार 2001 तक केंद्र सरकार के 31 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय थे, ठीक है। 31 करोड़ मैं कह रहा हूं, मतलब पूरे देश में 31 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय थे, पूरे देश में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला के
31 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय थे 2001 में। उसमें से 11 करोड़ लोग क्या थे, जो जिनको पेंशन दिया जाता था, पेंशन, ठीक है। यानी कि 21 करोड़ लोगों को सैलरी, वेतन, प्लस 11 करोड़ लोगों को पेंशन दिया जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अब सोचिए, अब इसमें दिक्कतें क्या हुई, जो सरकारें जो अब क्या नाम इस पे हटी, इससे हट गई, ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों हटाना पड़ा। देखिए, अब अगर आपके पास ये डेटा क्लियर हो रहा होगा, देखिए इसमें ये क्या है कि एक 2010-11 में एक रिपोर्ट बनी थी, 2010-11 में, उसमें हर सरकारों का इसमें बंटवारा किया गया है, ठीक है, कि वो पेंशन कितना देते हैं और उनके पास पैसा कितना है, रिसोर्स कितना है, ठीक है, उनके पास पैसा, रेवेन्यू मतलब उनके पास पैसा कितना है, वो पेंशन कितना देते हैं, हर सरकारों को इसमें मैंने डेटा दिया हुआ है। मैंने कुछ सरकारों का डेटा पढ़ के सुनाता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश का सन 2000, ये 2011 2019 का डेटा है, 2019 या 18 का डेटा है, कहीं 2020 का, हाँ। तो आंध्र प्रदेश के पास 70,000 रुपए, कुछ 70,000 करोड़ का उसके पास रेवेन्यू है, 70,000 करोड़, ठीक है। उसमें से वो क्या कर रहा है, 15,000 करोड़ रुपए क्या कर रहा है, वो पेंशन दे रहा है। 70,000 करोड़ क्या नाम उसके पास उसका रेवेन्यू है, मतलब उसका खुद कुल खजाना इतना है। उसमें से क्या कर रहा है, 15,000 करोड़ रुपए क्या कर रहा है, पेंशन को दे रहा है। यानी कि उसके पास बचा कितना, 55,000 करोड़, ठीक है, 55,000 करोड़ का क्या, 55,000 करोड़ में उसको सैलरी भी देनी है, सैलरी, वेतन, यानी कि जो उसके सरकार में काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। तो मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपए सैलरी है, तो 20,000 रुपए इसमें से माइनस कीजिए 55 से, कितना बचेगा, 35,000 करोड़ रुपए उसके पास नेट बच रहा है अब, ठीक है। फिर से समझाता हूं मैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का डेटा ये कहता है कि 70,000 करोड़ रुपए के आसपास उसके पास पैसा था, रेवेन्यू था। उसमें से 15,000 करोड़ रुपए उसने केवल पेंशन पे खर्च किया, तो 70,000 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 55,000 करोड़ रुपए। अब उसी 55,000 करोड़ रुपए में से इसको सैलरी भी, वेतन भी देना है अपने कर्मचारियों का, और जितने भी कर्मचारी होंगे वो पेंशन से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपए उसका जा रहा है, तो 55 में से 20 माइनस करेंगे 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 35,000 करोड़ रुपए, सुनिए अब ध्यान से समझिए सभी लोग, 35,000 करोड़ रुपए क्या नाम ये आंध्र प्रदेश के पास है अभी। अब आंध्र प्रदेश को इसी में से क्या काम करना है, विकास का काम करना है, डेवलपमेंट वर्क, विकास का काम करना है, मतलब उसको रोड बनवानी है, सड़क बनवाना है, ठीक है, विकास का काम करना है। उसके बाद उसको लोन भी देना है, जो उसने लोन लिया हुआ है, क्योंकि सब सरकारें क्या करती, घाटे पे काम करती हैं। सरकारें जो घाटे कहीं लोन लेंगी तो लोन का भुगतान भी करना पड़ेगा, हर साल उनको ईएमआई भी देनी पड़ेगी, यानी किस्त भी देनी पड़ेगी, उसी में से लोन भी देना है। और जो जितने भी उनके यहाँ गरीब हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो डेली वेज वर्कर हैं, उनको कुछ ना कुछ 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए उनको महीने का वो भी देना है, ठीक है। उसके बाद इसी में से क्या करना है, इसी में से सरकारी जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग भी की जाती है, सरकारी कर्मचारियों को फंडिंग भी की जाती है, ठीक है। और इसी में से इन लोगों को करप्शन भी करना है, करप्शन। तो क्या होता है, सरकारों के पास ये जितना 35,000 करोड़ रुपए है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है किसी भी का नाम विकास काम करने के लिए। अगर आप रोड बनवाने जाएं, 10,000 करोड़ रुपए एक रोड बन गया, 1,000 करोड़ रुपए एक रोड बन गया। स्कूल बनवाने जाइए, हॉस्पिटल बनवाने जाइए, क्या नाम नई मेडिकल कॉलेज बनवाने जाइए, उसमें बहुत पैसा लगता है, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। तो सोचिए, अगर एक वित्त वर्ष में अगर किसी राज्य सरकार के पास अपना खर्च करने के लिए पैसा कम है, लेकिन दूसरों को देने के लिए पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सरकारें क्या करेंगी, लोन लेंगी फिर, ठीक है। अब इसको क्या नाम स्कूल बनवाना है, सरकार स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाना है, तो इसके पास पैसा कम बचेगा। 35,000 करोड़ रुपए में दुनिया भर की स्कीम चलती है सरकारों में, तो पैसा कम बचेगा। तो जब पैसा कम रहता है, तो अगर आपको घर का खर्चा चलाना है तो क्या करेंगे, आप लोन लेंगे, ठीक है। ये अपने घर से जोड़ के देख लीजिए, आप अपने घर से, ठीक है, अपने घर में आप लोग काम, मान लीजिए आप घर चला रहे हैं,
तो आपके यहाँ तीन चार क्या नाम जो उसको बोलते हैं काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई किसका काम कर रहा है, ठीक है, तो आपके पैसा 100 रुपया है, तो आपका पेंशन जो है वो 15 रुपया चला गया पेंशन में, 20 रुपया पेंशन में चला गया, जो आपके पुराने कर्मचारी थे 15-20 रुपया चला गया सैलरी देने में, 40 रुपया। अब उसी 60 रुपए में आपको क्या करना है, आपको अपना घर का रेनोवेशन भी करवाना है, जो पिछला लोन लिया था उसका भी चुकता करना है, ठीक है, और नए 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 काम भी करवाने। तो 60 रुपए में बताइए इतना, यानी कि बहुत टाइट बजट है आपका, और उसी में करप्शन भी होता है, लीकेज भी होता है पैसा, ठीक है। तो 40 में से मान लीजिए 40 बचा, 60 में से 40 बचा, तो 40 में से इतना काम करवाना है। जब इतना काम करवाना है तो क्या होता है, जनता का क्या नाम डेवलपमेंट विकास काम उसमें बाधित होता है, ठीक है, बाधित होता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, सरकारों को लोन लेना पड़ता है। जब लोन लेंगे तो क्या होगा, लोन लेना पड़ता है। अब लोन लेने में क्या होता है, उस समय का जो जनरेशन रहता है, मान लीजिए मैंने लोन ले लिया कि 30 सालों के लिए लोन ले लिया, 30 ईयर्स के लिए, 30 सालों के लिए लोन ले लिया, तो क्या होगा, जो उस समय की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको तो क्या हो जाए, अचानक से लोन मिलेगा, उसका काम तो चल जाएगा। मान लीजिए अभी मैं 30 साल का हूं, ठीक है, 30 साल का, तो मुझे अगर अभी इतना पैसा मिल जाए 2-3 करोड़ रुपए, तो मैं घर बनवा लूंगा, फलाना चीज कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। लेकिन अब इसका लोन किसको भरना रहेगा, मुझे ही भरना रहेगा। उसके बाद जब मान लीजिए मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को भरना रहेगा, ठीक है, मेरे बच्चों को लोन भरना रहेगा। तो इसका मतलब जो क्या है, जो ये पेंशन का बर्डन है, जो ये इसका बर्डन है सरकारों का, उसका खर्चा कौन ढोड़ रहा है, आने वाली जनरेशन के ऊपर उसका क्या जा रहा है, बोझ जा रहा है आने वाली जनरेशन के ऊपर। क्यों, क्योंकि लोन लिया जा रहा है, लोन का पैसा कौन चुकाएगा, या तो मैं चुकाऊंगा या तो आने वाली जनरेशन चुकाएगी। क्यों, क्योंकि 30 साल के लिए अगर कोई लोन लिया गया है तो वो 30 सालों में भरना है। यानी कि क्या, आज का खर्चा कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है उस पर हम बर्डन डाल रहे हैं, ठीक है, उस पर हम कैसे बर्डन डाल रहे हैं, मतलब आने वाली जनरेशन क्या करेगी, हमेशा टैक्स भरती जाएगी, और टैक्स भरने के बाद उनको सही चीज नहीं मिलेगी, उनको स्कूल नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा। उनका क्या होगा, जो टैक्स का पैसा होगा वो कहां जाएगा, लोन को रिपेमेंट करने में जाएगा, ठीक है, लोन को पेमेंट करने में जाएगा। तो क्या हुआ, ये देखा गया 2004 तक ये देखा गया कि बहुत सारी सरकारें जो हैं, जो भी राज्य सरकारें हैं, वो क्या नाम इसी घाटे में ही चल रही हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी विकास का काम हो ही नहीं पाता था, ठीक है, सारा पैसा उसका पेंशन और वेतन देने में जाता था, ठीक है। तो इसीलिए कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा था, ठीक। तो इसीलिए सरकारों ने सोचा क्यों ना इसको चेंज किया जाए, ठीक है, कोई नई व्यवस्था लाई जाए, ठीक है। इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बदला गया। तो पहले यहां तक सभी लोग बता दीजिए, यहां तक क्लियर है, तभी मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। फिर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और देख लीजिए इसमें कि क्या हुआ कि 1947 के पहले लोग क्या नाम, जो एक इसमें डेटा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना जीवन जिएंगे आप। पहले जो डेटा था वो 1947 के पास कि हमारे जो एवरेज जो था जनसंख्या, वो ज्यादा 55 या 60 साल या 65 साल जीती थी, मैक्सिमम 65 साल जीती थी, ठीक है, ऑन एन एवरेज 65 साल मान लेते हैं, ठीक है, 65 साल या 60 साल। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा देश प्रोग्रेस किया, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, खाने पीने का रहन सहन बढ़ा, लोगों को खाना पीना मिलना स्टार्ट हुआ, लोगों की आजीविका बढ़ी, लोगों को नौकरी मिली, आय बढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद तो जो ये जीने की जो ये एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, लोग कितने साल जी रहे हैं, 80 साल तक, 90 साल तक, 95 साल तक, 100 साल तक, 110 साल तक जी रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है, 60 साल से लेके अब हमारा जो एक्सपेक्टेंसी था वो क्या हो गई, 80, 90, क्या नाम 100, 105। तो ये जो एक्सपेक्टेंसी है वो 75 साल अभी एवरेज मानी जा रही, एवरेज 75 साल। तो अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है 60 साल का, वो अगर 75 साल तक जी रहा है, तो उसका मतलब क्या, 60 साल में रिटायर हो गया, तो 15 साल उसको क्या करना पड़ेगा, अभी और सरवाइव करना है। तो क्या अब क्योंकि हमारे जो समाज का स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब उस कर्मचारी के बच्चे उसका ध्यान दें या ना दें, उस पर क्या कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि कि क्या नाम 15 साल उसके बच्चे उसका ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे वो जिएगा, कैसे नहीं जिएगा। अगर उसको पेंशन बंद कर दी जाए, सैलरी बंद कर दी जाए,
तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो कैसे 15 साल सर्वाइव करेगा, 60 साल के बाद खाना कैसे खाएगा, नहीं खाएगा। तो इसका सरकार का ध्यान, ये सब काम किसका है, सरकारों का है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है, भारत जो देश है, वो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, हम जितने भी हमारे यहाँ क्या नाम सिटीजन है, नागरिक है, उन सभी का ध्यान रखना भारत सरकार का काम, यानी कि भारत देश का काम। ठीक है, जितने भी नागरिक है, कोई भी अगर कहीं भूख से मर रहा है ना, तो वो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उसको भूख से बचाया जाए। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कोरोना के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा रहे, उनको जिंदा रखने का काम ये हमारे देश का काम। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको सैलरी पेंशन दिया जाता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट था लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला, कि मतलब अब जो हो गया 1947 के बाद से 2022 आ गया है, अब जो जीने की जो क्षमता है लोगों की बढ़ चुकी है। 60 साल से ज्यादा लोग जी रहे हैं, 75, 80, 90, 95 साल तक जी रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 60 साल में रिटायर हो गए, तो वो 30, अगर मान लीजिए कोई 90 साल तक जीता है, तो 30 साल बेचारा क्या करेगा, वो तब नौकरी तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं मदद करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सरकारें क्या करती है, पेंशन देती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? अब समझते हैं न्यू पेंशन स्कीम, समझते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम क्या है, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को? थोड़ा सा अच्छी क्लास है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये अभी नहीं तो कभी न कभी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। मेंस में कभी न कभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये अब फिर से पॉलिटिक्स उसी तरफ बढ़ रही है, हमारी राजनीति। तो उस पे अब न्यू पेंशन स्कीम देखते हैं क्या है। अब हाँ, उसमें एक बात ये थी, इलेक्शन लड़ेगा आफ्टर 60 ईयर्स। कितने लोग इलेक्शन लड़ेंगे भाई, सभी थोड़ा इलेक्शन लड़ते हैं। अब न्यू पेंशन स्कीम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अच्छा, उसमें एक चीज और ये मिस हो गई थी, मुझसे बताना। ओपीएस जो था, ओपीएस, इसमें क्या था, आप 60 साल के रिटायर होने के बाद आपको पैसा मिल रहा था। ठीक है, पैसा मिल रहा था। अब 60 साल के रिटायर होने के बाद क्या था कि अब जो आपका पैसा था, ये जो आपकी सैलरी थी, आपकी जो सैलरी थी, उसमें से आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसका कुछ पैसा क्या करें, कुछ परसेंट क्या करें। एक गवर्नमेंट का एक अकाउंट था, जीपीएफ, जनरल पेंशन फंड। जीपीएफ, जनरल पेंशन फंड, मतलब क्या था इसका, ये समझाता हूं। कि मान लीजिए आपकी सैलरी जो थी 40,000 रुपए। ठीक है, आपकी 40,000 रुपए सैलरी है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका मैं केवल 25,000 रुपए लूं, बाकी 15,000 रुपए क्या करूं, मैं इस फंड में जमा करवा दूं। तो 15,000 रुपए आप क्या करते हैं, इस फंड में हर महीने जमा करवाते हैं, जीपीएफ में। ठीक है, हर महीने। तो 15,000 रुपए इस तरीके से क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने 20 साल या 25 साल क्या किया, जमा किया, तो जो ये पूंजी है वो जीपीएफ में जमा हो जाएगी। जीपीएफ एक जनरल पेंशन फंड अकाउंट होता है, वो पहले जनरेट होता था, उसमें जमा हो जाती थी। तो आपके 60 साल रिटायर होने के बाद वो एक मुश्त राशि, एक इकट्ठा राशि आपको इकट्ठे मिल जाती थी। ठीक है, कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनकी 40,000 सैलरी है, केवल 25,000 लेते हैं, बाकी पैसा कटवा देते थे। तो उनको सैलरी क्या करती थी, 15,000 रुपए हर महीने उनके उस जीपीएफ अकाउंट में क्या नाम इकट्ठा होती थी। उसको करने के बाद वो 60 साल के रिटायर होने के बाद उनको एक मुश्त मिल जाती थी। एक मुश्त मतलब इकट्ठे मिल जाती थी। तो इकट्ठे इसलिए आप लोग देखते होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको 40 लाख 50 लाख इतना रुपए मिल जाता था। 40 लाख 50 लाख रुपए मिल जाने के बाद वो लोग क्या करते थे, वो क्या नाम अपनी बेटों की शादी, अपना घर बनवा सकते थे, जो भी उनको काम करना था वो उनके पास, क्योंकि इकट्ठा पैसा था उनको वो क्या नाम उनकी क्या नाम सही तरीके से काम चल जाता था। लेकिन अब क्या है न्यू पेंशन स्कीम में, क्या है न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, देखिए ध्यान से समझिए सभी लोग। न्यू पेंशन स्कीम में ध्यान से समझिए, पहला तो ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी सरकारी कर्मचारी सभी को मिलेगा। दूसरा, ये कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्या है बताता हूं अभी। ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब सभी सरकारी कर्मचारी
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सभी इसमें आते हैं। दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब असंगठित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो असंगठित क्षेत्र मतलब जो डेली काम करते हैं, डेली वेज पे। ठीक है, तो उनको सरकारें क्या करती है, एक पेंशन मुहैया कराती है। तरह तरह के पेंशन चलने लगी ना, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि। ठीक है, और कई तरीके की राज्य सरकारें अपना पेंशन चलाती हैं, ठीक है, देने के लिए। वो हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर हो गया। जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, पहले प्राइवेट सेक्टर में पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन नई पेंशन आने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर भी अपने क्या नाम एनपीएस से एम्प्लॉयज को जोड़ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि एनपीएस में ऐसा क्या है। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें क्या हुआ, सरकारों ने ये देखा क्योंकि हमारा जो बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको हमको ठीक करने की जरूरत है। तो क्यों जो ये 60 सालों के बाद हम लोगों को अपना सरकार की तरफ से पैसा दे रहे हैं, उसको क्यों ना ठीक किया जाए, क्यों ना उसको मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए। तो उसमें देखिए क्या है, एनपीएस में क्या होता है कि आपकी जो बेसिक होती है, बेसिक मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, बेसिक पे 22,500, 25,000, 4200 ग्रेड पे का उतना समथिंग करके। तो मान लीजिए आपकी बेसिक है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए सर। तो बेसिक का क्या होता है, आप क्या करते हैं, इसमें दो तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है। पहला, जिसकी सैलरी है वो क्या करता है, उसके बेसिक का 10% ऑफ बेसिक, मतलब कितना हुआ 10% का, इसका कितना हुआ 2,500 रुपए। फिर ठीक है, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए क्या करते हैं, जो जिसको सैलरी मिल रही होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और प्लस इसमें जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो क्या करती है, 14%, 14% ऑफ बेसिक वो क्या करती है, अपनी तरफ से ऐड करती है। तो 14% 25,000 का कितना हो गया, 14 पंचे 70, 14 28 7, 3,500 रुपए। फिर से समझिए, तो अब क्या हुआ, 2,500 रुपए प्लस 3,500 रुपए, ठीक है, कितना हो गया, 0 0 0 3 2 5 1 6, 6,000 रुपए क्या होता है, हर महीने एक अकाउंट बनता है, एनपीएस अकाउंट, एनपीएस अकाउंट उसमें ऐड होता है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से। आपकी बेसिक सैलरी है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए। तो उसमें क्या बनता है, एक एनपीएस अकाउंट बनता है, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट, एनपीएस अकाउंट। उसमें क्या होता है, आपकी तरफ से आपकी बेसिक का 10%, मान लीजिए 25,000 रुपए आपकी सैलरी थी, उसका 10% 2,500 रुपए, 2,500 रुपए आपकी तरफ से जाएगा। और 14% ये 14% जो था बेसिक, वो क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से ऐड करेगी। 14% बेसिक मतलब क्या, कितना हो गया, 14% किसका, 25,000 का, ठीक है। तो कितना आया, 3,500 रुपए, 3,500 रुपए, ठीक है। तो 3,500 रुपए प्लस 2,500 रुपए, 6,000 रुपए क्या होता है, आपका एक अकाउंट बनता है, एक अकाउंट बनता है एनपीएस अकाउंट। क्या बनता है, एक एनपीएस अकाउंट, एनपीएस अकाउंट बनता है। उसमें क्या होता है, 6,000 रुपए ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हर साल 12 महीने में करके कितना हो गया, 72,000 रुपए, ठीक है। 72,000 रुपए क्या होता है, वो क्या किया जाता है, सरकारें क्या करती हैं, इसको इन्वेस्ट करवाती हैं। इन्वेस्ट मतलब इसको मार्केट में, यानी कि जो बाजार है, शेयर बाजार, उसमें इन्वेस्ट करवाती हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, यहां पे ध्यान से सुनिए। एक है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन, ध्यान से सुनिए सभी लोग, नहीं तो अगर यहां एक भी पॉइंट मिस हुआ तो समझ में नहीं आएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या है, एक वित्त मंत्रालय की एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक बॉडी है, जो क्या करती है, जितना भी एनपीएस में पैसा आया, उसको क्या करती है, मैनेज करने का काम ये लोग करते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक संस्था है, वित्त मंत्रालय की एक संस्था है, जो जितना भी फंड आता है एनपीएस में, इसको मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को, क्या कहा मैंने, कि एक एनपीएस अकाउंट बनता है, उसमें जो मंथली कंट्रीब्यूशन हुआ, कहां कहां से कंट्रीब्यूशन हुआ मैंने बता दिया। 12 महीने में 72,000 रुपए मान लीजिए इकट्ठा हो जाए,
अब उसको क्या करती है सरकार, क्या करती है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करवाती है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करवाती है। किसके द्वारा? एक है बॉडी पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किसकी बॉडी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, अब कहां पे इन्वेस्ट करवाती है ये, वो देखते हैं। ये है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसमें इन्वेस्ट करवाती है। एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करवाती है। ठीक है, और इस तरीके से दो चार और क्या नाम इलाके हैं जो क्या करती है, जो पैसा होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये जो फंड मैनेजर, इनको बोलते हैं फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर बैठते हैं पेंशन पीएफआरडीए में। वो क्या करते हैं, सरकार का जो ये लोगों का जो पैसा आया उसको इस मार्केट में, मार्केट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए 72,000 रुपए किसी का आ गया, इस तरीके से कितने भी इंप्लॉई होंगे, मान लीजिए इसका इंप्लॉई आ गए 40 करोड़ इंप्लॉई आ गए। ठीक है, वैसे तो 2020 का डेटा है एसबीआई का कि 55 करोड़ इंप्लॉइज ने एनपीएस में पार्टिसिपेट किया। तो मान लीजिए इसके 55 करोड़ लोग आ गए, तो इसका बहुत पैसा हो गया ना। ये टोटल 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है, 10 लाख करोड़ रुपए। जब इतना पैसा क्या किया जाता है, इसको अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्या नाम बाजार में, शेयर बाजार में, तो क्या मिलेगा इस पे? एक हमको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या नाम इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज क्या करते हैं, जितना मान लीजिए 72,000 रुपए पे हमको 10,000 रुपए का यानी 5,000 रुपए का ब्याज मिला, तो जितना ब्याज मिलता है उसके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐड कर दिया था। फिर से मैं समझा देता हूं फिर से कि क्या हुआ, एक एनपीएस अकाउंट बना। ठीक है, इसको क्या किया, पीएफआरडीए ने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद क्या मिला, ब्याज मिला आपको। तो आपका क्या नाम ब्याज एनपीएस अकाउंट में डाल दिया गया। अब इस तरीके से हर महीने का जो ब्याज है आपके अकाउंट में बढ़ता जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, मान लीजिए आप 60 साल के हो गए। ठीक है, आप 60 साल के हो गए, आप अब रिटायर कर दिए गए। ठीक है, अब क्या कर दिए गए, रिटायर कर दिए गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है, जो पैसा आपका यहां पे एनपीएस अकाउंट में इकट्ठा हुआ है, एनपीएस अकाउंट में, वो क्या करता है, उसका 40% जो है, 40% वो आपको इन हैंड मिल जाता है। फिर समझाता हूं अभी क्या है। और जो 60% है वो मार्केट में इन्वेस्ट रहता है, उसका आपको ब्याज मिलता है। समझाता हूं क्या है। ठीक है, मैंने कहा कि एनपीएस जो अकाउंट है उसमें आपका पैसा इकट्ठा हुआ। ठीक है, उसको पीएफआरडीए ने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, उसका जो ब्याज आया आपके एनपीएस अकाउंट में जोड़ता जाएगा। आप 60 साल के हो गए, सरकार ने आपको रिटायर कर दिया। रिटायर करने के बाद आपका जो एनपीएस अकाउंट में जो पैसा इकट्ठा हो गया अभी तक का, उसका 40% क्या मिल जाता है, उसका 40% आपको मिल जाता है इन हैंड। ठीक है, 40% आपको मिल जाता है। मान लीजिए 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, उसका 40% यानी कि 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। लेकिन जो 60% यानी कि जो 30 लाख रुपए था, 60% वो एज इट इज मार्केट में लगा रहता है। कब तक लगा रहता है, जब तक आप जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ब्याज आता रहता है वही पैसा आप या तो पर मंथ ले लीजिए या तो इकट्ठा ले लीजिए, आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, जो 60% आता रहता है उसको आप पर मंथ ले सकते हैं, या मतलब जो ब्याज आता रहता है 60% पे, जो 30, मैंने मान लीजिए 50 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठा हुए, 50 लाख रुपए। ठीक है, 50 लाख रुपए इकट्ठा हुए, इसका 40% हमको मिल गया इकट्ठे, यानी कि 20 लाख रुपए हमको इकट्ठे मिल गए। अब इसके बचे कितने, 60% कितना हो, 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा, इसका जो ब्याज होगा वो हम क्या कर सकते हैं, पर मंथ ले सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है। या फिर हम एक मुश्त जब हमारा मन करेगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, तब हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है एनपीएस का मेन बात। यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार सभी लोग बता दीजिए कि हाल तक समझ में आ गया। तो उसके थोड़ा सा फायदे नुकसान देख लेते हैं। अब उसकी बात देख लेते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम पे लोग फिर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए, अब क्या हुआ है यहां पे, अब देखिए इसके फायदे क्या हैं, देखिए
थोड़ा सा फायदे देख लेते हैं इसके। फायदे फायदे क्या है इसमें, देखिए कि सरकारों को क्या करना पड़ रहा है 60 सालों के बाद क्या करना पड़ रहा है, एक मुश्त पैसा, इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है, किसी को। यानी कि उसके पास पेंशन का बर्डन नहीं आ रहा है। पेंशन का बर्डन किसके पास जा रहा है, मार्केट के पास जा रहा है। अब बाजार जैसी रहेगी, अगर बाजार ऊपर है तो क्या होगा, बाजार ऊपर है तो पैसा उनको ब्याज ज्यादा मिलेगा, अगर बाजार नीचे है तो पैसा कम मिलेगा। तो इसमें क्या है, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, बाजार के ऊपर, मार्केट के। यानी कि अब किसके ऊपर डिपेंड हो गया, अब ये जो पेंशन हो गई वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गई, बाजार के ऊपर। अगर बाजार ऊपर है तो क्या नाम पैसा मिलेगा, अगर बाजार नीचे है तो पैसा कम मिलेगा। तो इसमें क्या है, एक तरीके से फायदा भी है सरकारी एम्प्लॉय को, अगर मार्केट जाएगी ज्यादा पैसा मिलेगा, और एक तरीके से नुकसान भी है, अगर क्या नाम मार्केट नीचे गई तो कम पैसा मिलेगा। ठीक, और बात क्या, और यानी कि अब क्या हुआ, सरकार जितनी भी गवर्नमेंट है उसको, उसका बर्डन क्या हुआ, जो उसके खजाने से पैसा जा रहा था वो बर्डन कम हो गया। ठीक, दूसरी बात क्या होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो क्या कहते हैं कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम में ये फायदा था कि हम रिटायर होने के बाद जो हमारा पैसा था जीपीएफ अकाउंट वाला वो इकट्ठे हमको मिल जाता था। ठीक है, अब क्या होता है, वो हम पैसा निकाल ही नहीं सकते, केवल हमको 40% पैसा मिलता है। तो मान लीजिए मेरे जीपीएफ अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, उसका 40% कितना हुआ, 8 लाख रुपए हुए। लेकिन हमको अपने बेटी की शादी करनी है, हमको अपने बच्चों की शादी करनी है, तो हमको ज्यादा पैसा खर्च होता है, हमको घर बनवाना है, तब हमको हम पैसा ही नहीं मिलता। यानी कि एक तरीके से क्या हुआ, उनका पैसा उन्हीं को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए नुकसान है, उनके लिए वो समझते हैं वो नुकसान है। लेकिन अगर किसी को राज्य चलाना है, किसी को देश चलाना है, किसी को अर्थव्यवस्था चलाना है, तो उसको ध्यान में रख के करना, उसको ध्यान में रखने करना पड़ता है कि हमको राज्य चलाना है, हमको डेवलपमेंट काम भी करना है, विकास के काम भी करने हैं, और अगली जनरेशन पे ये बोझ ना पड़े ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, अब यहां पे थोड़ा सा फैक्ट देते हैं। सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी 2004 से ये क्या कर दिया, एनपीएस लागू कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू कर दिया। अब इसमें यह कहा कि 1 जनवरी 2004 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2004 से पहले, 1 जनवरी 2004 से पहले जितने लोग सरकारी उसमें आ गए हैं उन्हीं को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। 1 जनवरी 2004 से पहले जितने लोग उसमें आ गए हैं उन्हीं को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं अब उनको अब न्यू पेंशन स्कीम मिलेगी। ठीक है, 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं अब उनको क्या मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम। अब इसमें एक चीज और छूट ये दी गई थी कि जितने ये आर्मी वाले होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को इससे बाहर रखा गया था, इन तीनों को एनपीएस से बाहर रखा गया है। ठीक है, जितनी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उनको एनपीएस से, न्यू पेंशन स्कीम से बाहर रखा गया। ठीक, तो मतलब मैंने समझाया, 2 फैक्ट है। 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग सरकारी कर्मचारी थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी, ठीक है, मिलेगी भी। लेकिन जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी क्या नाम कर्मचारी बन रहे हैं, यार सरकारी ऑफिस, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एनपीएस ही मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, एनपीएस को करने के बाद सरकार क्योंकि लागू कर दिया था, तो बहुत सारी सरकारों ने इसको अपने राज्यों में लागू कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ने उस टाइम भी लागू नहीं किया था। ठीक है, उस टाइम पे भी यह लागू नहीं किया था, वो वही ओल्ड पेंशन स्कीम पे ही जा रहे थे। तो इसीलिए देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में वहां का जो बजट है वो हर साल घाटे में जाता है, हर साल घाटे में जाता है। ठीक है, दूसरा, अब क्या हुआ, क्योंकि क्या नाम, अब देख क्यों नई राज्य सरकारें क्या फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्यों जा रही, उसका कारण समझिए। क्या हो रहा है कि जो ये इसको बोलते हैं बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। क्या है ये, बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। ठीक है, बैड पॉलिटिक्स। अब ये क्या है बैड पॉलिटिक्स, आप बैड पॉलिटिक्स मतलब क्यों है, आप
उस टाइम के लिए क्या नाम शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मतलब आप सरकार में आ जाएं, इसलिए अनाउंस कर देते हैं कि हम ये आएंगे तो क्या नाम हम आएंगे तो क्या करें, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जैसे राजस्थान में हो गया और हिमाचल में हो गया। यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्या नाम हम ओल्ड पेंशन स्कीम आते ही लागू करेंगे। लेकिन इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, आने वाली क्या नाम उस पे पड़ेगा, जनरेशन पे। मजे की बात यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जिन्होंने अभी राजस्थान में और पंजाब में, ये हिमाचल में अनाउंस किया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लेके आएंगे, इन्हीं गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2004 का जो नियम था, ये इसको क्या नाम, अब जब इनकी गवर्नमेंट आ गई थी 2004 में, इसको अपना फिर से पूरे सरकारों को कहा था, आग्रह किया था कि इस स्कीम पे आइए, न्यू पेंशन स्कीम पे आइए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको कहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, आलूवालिया का नाम सुना होगा, मोंटेक आलूवालिया, उन्होंने लेख लिखे थे, ठीक है, हर स्टेट को बताया था कि ये गलत इकोनॉमिक्स है, अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाते हैं, गलत अर्थव्यवस्था है, सभी को न्यू पेंशन स्कीम पे जाना चाहिए। जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जो भी आप अर्थशास्त्री पढ़ रहे होंगे अपने न्यूज़पेपर में, वो सभी यही कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा बेटर है, ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर नहीं है। वो आपको शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में फायदा दिला सकती है, आपको वोट मिल जाएगा, आपकी सरकार बन जाएगी, जैसे राजस्थान में सरकार बन गई और हिमाचल में सरकार बन गई, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आपको विकास के काम करने हैं तो आपको ये छोटे छोटे राजनीतिक फायदे को ना ध्यान में रखते हुए आगे के का भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक था एडिटोरियल में, तो मुझे समझाना था उसको। मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया कि पेंशन क्या होती है, ओल्ड पेंशन क्या होती है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, न्यू पेंशन क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। अब राज्य सरकारें क्यों उस पर शिफ्ट हो रही। अब एक क्या नाम वो देख लेते हैं, क्या नाम प्रीलिम्स का क्वेश्चन देते हैं, फिर मेंस का क्वेश्चन, फिर क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया। और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम 2017 में कौन शामिल हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम, रेजिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन ओनली, पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली, all state government employees joining the services after the date of notification by the respective state government, all central government employees। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचना, सी वाला या डी वाला या पहला या बी, बताइए। मैंने डिटेल में बताया इसको। नोट्स कहां मिलेगा, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे नोट्स मिलेगा। बताइए इसका आंसर सभी लोग। सी आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैंने डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आप लोगों से उम्मीद करता हूं इसका आंसर जरूर लिखेंगे आप लोग। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे ये आंसर अभी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जरूर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके प्रीलिम्स में, मेंस में जरूर क्वेश्चन आ सकता है, अभी नहीं तो अगले साल, नहीं तो इसके अगले साल। वैसे भी ये जानना जरूरी है हमारे लिए, इसीलिए मैंने आज को डिटेल में पढ़ाया एकदम तसल्ली से। मैंने मेरी चाय भी रखी थी, मैंने चाय भी नहीं पिया, मैंने छोड़ो आज पहले डिटेल में समझा देता हूं। मेनी स्टेट गवर्नमेंट आर स्विचिंग बैक टू ओल्ड पेंशन स्कीम फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। कई राज्य सरकारें नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना को पर वापस जा रही हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण करें 250 शब्दों में। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है कि उसका पॉजिटिव पॉइंट, यानी कि जो उसका सकारात्मक पॉइंट है वो भी बताना है, और निगेटिव पॉइंट वो भी बताना है। उसके बाद जो न्यू पेंशन स्कीम आई उसके फायदे बताने, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम जो आई उसके फायदे बताने। 250 वर्ड का मतलब है, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 3 पेज में लिखना है आपको, 15 पॉइंट लिखने हैं टोटल। कैसे लिखना है जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, यानी कि इसकी प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, आप लोग बता दीजिए कि कई राज्य सरकारें हैं जो फिर से पुरानी पेंशन स्कीम योजना पे शिफ्ट हो रही हैं, जैसे कि राजस्थान और हिमाचल। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे दीजिएगा आप, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ऐसे डायग्राम को बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या क्या इसके फायदे, यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव,
यहाँ पे लिखिए निगेटिव, यहाँ पे लिखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब पॉजिटिव मतलब यहाँ पे सकारात्मक, इसके सकारात्मक पहलू क्या है, इसके नकारात्मक पहलू क्या है। यहाँ पे एक एक करके ऐसे 5 पॉइंट यहाँ पे लिखिए, 3 4 5, 5 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट इसके लिखिए। ठीक, इसको लिखने के बाद क्या करना है, क्या करना है, अगले पॉइंट, अगले पेज पे आइए, यहाँ पे लिखिए एनपीएस योजना। इसके बारे में पहले 2-3 पॉइंट बता दीजिए, ये क्या है, कैसे कैसे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे लिखिए इसके प्रॉफिट, इसके लाभ क्या है। ठीक है, इसके लाभ क्या है। ठीक है, उसके लाभ में आप बता दीजिए 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक, 4 पॉइंट बता दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, लास्ट में क्या कीजिए, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में क्या कीजिए, वहां पे लिख दीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम पे शिफ्ट होना एक तो गलत अर्थशास्त्र है और गलत राजनीति भी है। तो हमको तुरंत जो राजनीति है, तुरंत राजनीतिक फायदे के लिए अगले आने वाली जनरेशन को हमको बर्डन नहीं डालना चाहिए। इसीलिए जो राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम पे शिफ्ट हो रहे हैं उनको अपना डिसीजन एक बार रिव्यू करने की जरूरत। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो जल्दी से 2 मिनट में जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्लास कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोगों का काम क्या है, जो लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उसका पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और 2 लोगों को और शेयर कर देंगे। ठीक है, जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आया है तो मेरी यही है आप लोगों से आग्रह, अगर समझ में आया तो मेरी एक बात मान लीजिए, 2 लोगों को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।